हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री वाला। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियोस में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि विदेशी जो यात्रियों के जो वृत्तांत है वो भारत के इतिहास के बारे में क्या बताते हैं। पिछली जो 3 वीडियो है वो मैं स्रोतों पर यानी सोर्सेज पर, जो इतिहास को जानने के जो सोर्सेज हैं उन पर बना चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब आज हम जो बात कर रहे हैं वो करेंगे हड़प्पा सभ्यता पर। ठीक है, आज हम किस पर बात करेंगे? हड़प्पा सभ्यता पर बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, कैसे अस्तित्व में आई, कैसे एग्जिस्ट हुई, किस तरह की व्यवस्थाएं हड़प्पा सभ्यता में थी, नगर नियोजन कैसा था, उनके घर कैसे थे, उनका खान पान कैसा था, भोजन कैसा था, ये सब चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता पर प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं कि हड़प्पा के टीलों को सर्वप्रथम जो है, जो हड़प्पा के जो टीले हैं, हड़प्पा की जो प्लेस है, उसकी जो खोज है वो सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन ने की थी। ठीक है, चार्ल्स मेसन 1826 में इसको खोजा था। फिर 1856 ईस्वी में जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन, जॉन ब्रंटन एंड विलियम जो ब्रंटन था, उन्होंने हड़प्पा के टीलों से प्राप्त ईंटों को लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में किया। देखिए, पहली बात क्या है कि 1826 में सबसे पहले हड़प्पा का नाम है, हड़प्पा का जो टीले हैं, हड़प्पा का जो नाम है वो सामने आता है। ठीक है, मतलब जो उसके आसपास की चीजें वो खोजते हैं 1826 में कौन? चार्ल्स मेसन। ठीक है, फिर 1856 में जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन वहां से ईंटें प्राप्त करते हैं और उसको लाहौर और कराची की भी जो रेलवे लाइन बिछती है उसमें उन ईंटों को लगा देते हैं। ठीक है, फिर 1853 और 56 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वे किया। उन्होंने ओनली सर्वे किया उस टीले का, लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं जुटा पाए। ठीक है, फिर क्या आता है? फिर आता है सर्वप्रथम 1921 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, 1921 की बात हो रही है। ठीक है, इनके जो निर्देशन में है, इनके अगुवाई में एक टीम वहां पर जाती है, हड़प्पा में जाती है, और राय बहादुर साहनी जो लीडर थे, इस टीम के जो लीडर थे राय बहादुर साहनी थे, उन्होंने पंजाब का जो वर्तमान पाकिस्तान का प्लेस है वहां पर क्या है, रावी नदी के तट पर हड़प्पा का जो है खोजबीन की, हड़प्पा की जो खोज की, हड़प्पा का विस्तृत सर्वेक्षण किया, खोज की, वहां पर चीजें जो है जानी, परखी, जांची। ठीक है, फिर अब बात आती है कि अब उनको क्या है, वहां पर हड़प्पा सभ्यता मिल गई है, वहां पर मकान मिल गए हैं, स्नानागार मिल गए, अन्नागार मिल चुके हैं। ठीक है, वहां के लोगों की जो कुछ मूर्तियां हैं, कुछ मोहरें हैं, वो हमें मिल गई है। अब बात आती है नामकरण की कि हड़प्पा को नाम कैसे दिया जाए, हड़प्पा को नाम हड़प्पा सभ्यता दिया जाए, सिंधु सभ्यता दिया जाए। तो अब इसको हड़प्पा नाम कैसे दिया गया है या सिंधु सभ्यता नाम कैसे दिया गया है, आइए वो जानते हैं। इस सभ्यता के लिए 3 नाम, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का प्रयोग हमारे पास होता है। ठीक है, जब इस सभ्यता के बहुत से केंद्रों का उत्खनन सिंधु नदी के घाटी के बाहर भी हुआ तो सिंधु सभ्यता इसके लिए उपयुक्त नाम नहीं माना गया। देखिए, हड़प्पा तो एक पर्टिकुलर प्लेस है, इसके समकालीन जो और भी नाम, चंदोदड़ो है, आपका लोथल है, जो इस तरह के नाम दूर दूर मिलने शुरू हो गए, तो लगा कि भाई ये सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी इसके लिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता इसके लिए उपयुक्त नहीं होगा। फिर पुरातत्व की बात है कि पुरातत्व इसमें क्या अपना नाम कर सकता है। ठीक है, तो पुरातत्व ने बोला कि सबसे पहला जो उत्खनन स्थल है, उत्खनन जिसका सबसे पहले हुआ है वो है हड़प्पा, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता देते हैं। ठीक है, फिर इसी आधार पर इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रखा है। ठीक है, तो सर्वप्रथम इस सभ्यता का जो उत्खनन है 1921 में हुआ और इसी के नाम पर इसका जो है वो नामकरण पड़ा है। हालांकि इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अभी टेक्निकल रूप में जो है हड़प्पा सभ्यता इसको के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, अब सर्वप्रथम 1924 में जॉन मार्शल ने इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में प्रकाशित लेख में इसे सिंधु सभ्यता कहा था। तो जॉन मार्शल थे भारतीय पुरातत्व के जनक, जो उस समय हैंडल कर रहे थे, हेड थे, उस टाइम चीफ थे। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे। उन्होंने क्या है, इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में इसको सिंधु सभ्यता कहा। ठीक है, मोहनजोदड़ो की एक पुस्तक भी, जॉन मार्शल की पुस्तक भी आती है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, उसमें भी उन्होंने इसमें इसकी बात की 1931 में। फिर मार्टिमर व्हीलर एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी पुस्तक जो थी सिविलाइजेशंस ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड में भी इसको सिंधु सभ्यता कहा। ठीक है, फिर एम.आर. मुगल की पुस्तक आती है बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें इन्होंने, ठीक है, अर्ली हड़प्पन कल्चर के बारे में जो है वो बात की है। फिर गार्डन चाइल्ड की भी बुक आती है द अर्बन रेवोल्यूशन। ये सब क्या है, ये सब विद्वान थे, ये सब राइटर्स थे, इतिहासकार थे, इन्होंने जो कुछ पुस्तकें यहाँ पर लिखी है वो आपको प्रश्न पेपर में भी आ सकता है, यूजीसी नेट में आ सकता है, पीजीटी टीजीटी एग्जाम में आ सकता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, फिर आती है बात सिंधु सभ्यता के खोजे गए स्थलों की कि टोटल कितने प्लेसेस खोजे हैं, कहां पर खोजे हैं, कहां पर है। तो पहली बात यहां पर आती है कि सिंधु सभ्यता में जो खोजे गए स्थल वो 917, टोटल जो प्लेसेस है वो 917 है जो खोजे गए हैं। फिर 481 स्थान इसमें से, सॉरी, 917 स्थान जो है भारत में है, 481 स्थान पाकिस्तान में है, 2 अफगानिस्तान में। तो इसको टोटल कर लीजिएगा कितना हो सकता है। ठीक है, 917 स्थान जो है हड़प्पा सभ्यता के भारत में है, 481 स्थान वर्तमान पाकिस्तान में। उस टाइम हमें पाकिस्तान और उसका कोई जानकारी नहीं थी कि आने वाले समय में 1947 में पाकिस्तान भी बनेगा, तो वो सब भारत की ही बात है। या फिर एरिया की अगर बात करें तो वर्तमान जो पाकिस्तान है उसमें 481 स्थान आज हमने खोजे थे, और वर्तमान भारत में 917 स्थान, और वर्तमान जो अफगानिस्तान है उसमें 2 स्थान हमने खोजे। ठीक है, अब आती है बात इसके टाइम पीरियड की
इसका काल निर्धारण कैसे किया जाए। अब खोज तो हमने चीजें ली है, जॉन मार्शल ने, दयाराम साहनी ने, ये चीजें खोज तो हमने ली है, लेकिन अब इसका टाइम पीरियड कैसे डिसाइड किया जाए। तो विभिन्न विद्वान जो थे उन्होंने अलग अलग जो टाइम पीरियड है उसके बारे में दिया है। जैसे जॉन मार्शल क्या बोलते हैं, जॉन मार्शल बोलते हैं कि भाई जो इसका जो टाइम पीरियड है वो 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व तक है। फिर अर्नेस्ट मैके एक और विद्वान थे, उन्होंने बोला कि 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व इसका समय काल होना चाहिए। फिर माधव स्वरूप भारतीय थे, इन्होंने 3500 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व बताया, ठीक। फिर सीजे गैड आते हैं, 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व तक बोलते हैं। मार्टिमर वेलर ये भी विद्वान थे, ये बोलते हैं कि 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व इसका टाइम पीरियड था। फिर सर्विस एक और विद्वान थे, वो 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, ये इतिहासकार थे सब। ऑल्चिन बोलता है कि 2150 से 1750 इसका सही टाइम होना चाहिए। फिर डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर, इसको आप पढ़ते भी हैं, 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक ये टाइम पीरियड इसका बताते हैं। फिर जॉन श्रीमाली, इनकी बहुत बेहतरीन पुस्तक है प्राचीन इतिहास पर, ये बोलते हैं कि 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। प्रारंभिक भारत का इतिहास शायद इनकी जो जॉन श्रीमाली की पुस्तक है, बहुत बेहतरीन पुस्तक है, ठीक है। डेल्स क्या बोलते हैं, 2900 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व, ठीक है। एनसीईआरटी जो है वो बोलता है 2500 से 1800 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो ये सब जो टाइम पीरियड है अलग अलग विद्वान अलग अलग इतिहासकार इसका देते हैं। मोस्टली जो टाइम पीरियड है वो आपका जो टाइम पीरियड है 2350 से 1750 के आसपास इसका टाइम पीरियड मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये टाइम पीरियड डिसाइड कैसे किया जाए, इस टाइम पीरियड को कैसे हम चुने, क्यों चुने, कैसे चुने, इसका तरीका क्या है, कैसे ये सही जो टाइम पीरियड हम सामने ला सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, रेडियो कार्बन C14 एक विधि होती है, ठीक है। ये पुरातत्व का एक काम है, पुरातत्व जो व्यक्ति होता है, पुरातत्व वेता होता है, पुरातत्वविद होता है, वो क्या है इसके आधार पर इसका जो टाइम पीरियड है वो डिसाइड करता है। तो C14 एक कार्बन डेटिंग प्रणाली है जिसके माध्यम से आप किसी भी वस्तु की कार्बन डेटिंग से पता लगा सकते हैं कि क्या इसकी उम्र रही होगी, कितने टाइम पीरियड के पहले अस्तित्व में था। पेड़ों की आप बात कर सकते हैं, इंसान की बात कर सकते हैं, किसी भी वस्तु की कार्बन डेटिंग के माध्यम से जानकारी ली जा सकती है कि आप कितनी पुरानी चीजें हैं, ये वस्तु कितनी पुरानी है, ये पेड़ कितना पुराना है, ये मोहर कितनी पुरानी है, भवन कितने पुराने, कितनी पुरानी ईंट्स है। तो वही विधि पुरातत्व वेताओं ने, पुरातत्वविदों ने अपनाई और इन्होंने बताया कि इसका जो मोस्टली जो टाइम है वो 2300 से 1750 ईस्वी तक होना चाहिए। और सर्वाधिक जो मत है इतिहासकारों में, पुरातत्वविदों के, वो यही थे कि भाई इसका जो टाइम पीरियड है 2300 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व तक होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम पीरियड अब डिसाइड हो गया। अब विस्तार की बात करते हैं, ठीक है। शहर हमने खोज लिए कि भाई 917 भारत में है, 481 पाकिस्तान में है और 2 अफगानिस्तान में। अब इसका पूरा एरिया भी हमें पता करना था कि पूरा एरिया कितना है, तो कितने एरिया में हड़प्पा सभ्यता जो है फैली थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार वो देखेंगे कहाँ कहाँ कितना, कौन कौन से शहर वहां पर आते हैं। जैसे अफगानिस्तान में मुंडीकाक और शोरतुगई है, ये 2 जो स्थान है, प्लेस है, वो अफगानिस्तान में मिलते हैं। फिर बलूचिस्तान की बात आती है, बलूचिस्तान में आप देख सकते हैं मेहरगढ़, सुत्तेगंडोर, सुत्ता, कोहू, बालाकोट, राना गुंडई, कुली, क्वेटा घाटी, दमसादा, डाबरकोट, दुदरेट, जोधड़ो, मेही, ये कहाँ आता है आपका, ये आता है यहाँ पे बलूचिस्तान प्रांत, जो पाकिस्तान का एक प्रांत है, ठीक है। पाकिस्तान में इसको बोल सकते हैं बलूचिस्तान। बलूची कई समय से संघर्ष कर रहे हैं पाकिस्तान से अलग होने के लिए, लेकिन ये अभी पाकिस्तान का ही एक पार्ट है, ठीक है। फिर सिंध पाकिस्तान की बात आती है, सिंध में कौन कौन से हमें क्षेत्र मिलते हैं, जैसे कोटदी जी है, आमरी है, मोहनजोदड़ो है, अली मुराद है, चंदोड़ो, चुकर जोदड़ो। इन सब जो प्लेसेस हैं इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे एक एक वीडियो में। जैसे मोहनजोदड़ो पर अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक है। चंदोड़ो पर अलग से वीडियो लाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो बना के लाएंगे ताकि इंटरेस्टिंग रहे चीजें, ठीक है। पंजाब में कौन कौन सी चीजें, जैसे हड़प्पा आपका पंजाब में आता है, वर्तमान पंजाब की बात हो रही है। डेरा इस्माइल खान की पंजाब जो है वर्तमान पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसकी बात हो रही है। भारत के पंजाब प्रांत की बात नहीं हो रही है। भारत के जो पंजाब प्रांत है वहाँ आपको रोपड़ मिल जाएगा, बाड़ा, संगोर, चक 86 मिल जाता है, ठीक है। हरियाणा में जैसे राखीगढ़ी है, बनावली है, मिताथल है, ये एरिया जो है हरियाणा में मिल जाएंगे। फिर जम्मू कश्मीर में मांडा जो उत्तरी पॉइंट भी है इस सभ्यता का, सबसे उत्तरी जो पॉइंट है वो जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, ये सबसे दक्षिणी पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। राजस्थान का कालीबंगा, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में मिल जाता है। गुजरात कटियावाड़ में हमें लोथल गुजरात में मिल जाता है। रंगपुरी है, रोजदी है, प्रभास पतन है, भगतराव है, कच्छकरण है, धोलीविरा, देशलपुर, सुरकोटला, ये सब क्या है इसके प्लेसेस है और कहाँ कहाँ मिलते हैं ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। कालीबंगा, बनवाली और राखीगढ़ी। अब बात आती है दो चीजें आपको बताना चाहूंगा कि एक जो ये प्लेसेस मिले हैं अलग अलग टाइम पीरियड के प्लेसेस जो मिले हैं वो क्या मिले हैं, प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा, ठीक है। 2 तरीके से होते हैं। प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पहले के भी कुछ प्लेसेस मिले हैं। प्राक हड़प्पा किसको कहा जाता है, हड़प्पा से, हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है उससे पहले के भी कुछ क्या है प्लेसेस मिले हैं। और क्या है जो विकसित हड़प्पा है या मतलब हड़प्पा कालीन है वो भी हमें प्लेसेस जो है मिले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है जिसकी हम बात करें थे अभी हमने बताया कि जो पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से प्लेसेस पड़े हैं, कौन कौन से स्टेशन हैं जहां पर क्या है हड़प्पा सभ्यता के समान क्या है हमें खुदाई की है और वो हमें चीजें मिली है जो हड़प्पा सभ्यता में मिलती थी, ठीक है। तो इसका जो विस्तार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक है और पश्चिम में मकरान के समुद्र तट से लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक। इसका जो कुल क्षेत्रफल है, अगर यदि प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का जो टोटल जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है और संपूर्ण जिसका आकार है वो
त्रिभुजाकार बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि त्रिभुजाकार तो है, लेकिन इसके जो छोर है, अंतिम छोर या फिर दक्षिणी छोर, उत्तरी छोर, पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर, वो कौन कौन से हैं? तो ये देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो भारतीय सीमा में सर्वाधिक जो उत्तरी पुरास्थल है वो मांडा में है, जो जम्मू कश्मीर में आप चिनाब नदी के आसपास पड़ जाता है। दक्षिणी जो छोर है वो दैमाबाद है, अहमदनगर महाराष्ट्र में आ जाता है। ठीक है, और उत्तर दक्षिण में जो इसका विस्तार है, उत्तर मतलब मांडा से लेकर जो आप दैमाबाद तक का जो दूरी है किलोमीटर में, वो 1400 किलोमीटर है। और सर्वाधिक जो पश्चिमी पुरास्थल भारत में सुत्केगंड और बलूचिस्तान पाकिस्तान प्रांत में है हड़प्पा सभ्यता का, जब हम एक डायमेंशन तैयार करते हैं। ठीक है, फिर पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है 1600 किलोमीटर। देखिए, हड़प्पा को जब आप एक ब्रॉड एक इमेज आप दिमाग में क्रिएट कीजिएगा, इमेज आपने क्रिएट कर दी कि ठीक है, मांडा इसका जो है उत्तरी क्षेत्र है, फिर नीचे आके आपका जो दक्षिणी क्षेत्र है वो आपका दैमाबाद है, तो वहां से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई आपका 1400 किलोमीटर। फिर आपका जो पश्चिमी है सुत्कागंड और पाकिस्तान से लेकर और आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश जो पूर्वी पार्ट है इसका जो एरिया है इधर से लेफ्ट से राइट कितना हो गया 1600 किलोमीटर। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता में, ठीक है, सिंधु सभ्यता हमने खोज ली, वहाँ का डायमेंशन पता कर लिया, वहाँ के जो क्या बोलते हैं लोग हैं कहाँ कहाँ रहते थे वो सब पता कर लिया। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता में किस प्रजाति के लोग हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से लोग रहते थे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के जो निर्माता है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जो मानव की प्रजाति थी वो यहाँ रहती थी। फिर भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन जिनको कहा जाता है, जो द्रविड़ जाति से संबंधित भी बताया जाता है, वो भी यहाँ रहते थे। ठीक है, अल्पाइन प्रजाति के लोग भी हड़प्पा सभ्यता में रहते थे। मंगोलियाइड योगी पुजारी की मूर्ति, जो मंगोलियाइड प्रजाति के हमें जो पुजारी की जो मूर्ति मिलती है हड़प्पा से, वो क्या है, वो मंगोलियाइड है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि 3-4 जो प्रजाति के लोग हैं वो हड़प्पा में रहते थे। ठीक है, हड़प्पा के सभ्यता के लोग जो मोस्टली है वो भूमध्य सागरीय जिनको बोला जाता है, ठीक, वो थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता है उनको द्रविड़ मतलब मिक्स जो प्रजातियां थी, दोनों 3-4 जो प्रजातियां मैंने आप लोगों को बताई, ये क्या है, ये हड़प्पा का निर्माण इन लोगों ने कराया था। मानव की जो प्रजातियां थी जिनको हम द्रविडियन कहते हैं, भूमध्य सागरीय कहते हैं, अल्पाइन कहते हैं, मंगोलियाइड कहते हैं, इन्होंने हड़प्पा का निर्माण करवाया था, इन्होंने हड़प्पा को बसाया था। ठीक है, अब सर्वप्रथम बीबी लाल क्या बोलते हैं कि बीबी लाल बोलते हैं ऋग्वैदिक आर्य थे हड़प्पा के लोग। आर्य वैदिक जो पीरियड है वो बाद में पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है कि विद्वान कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं कि जो लक्ष्मण और लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र जी वो बोलते हैं आर्य थे हड़प्पा के। ये एक अपने कोटेशंस हैं जो इतिहासकार दे रहे हैं कि कौन कौन लोग थे। ठीक है, गार्डन चाइल्ड बोलते हैं सुमेरियन प्रजाति के थे, राखनदास बनर्जी बोलते हैं द्रविड़ थे, अमलानंद घोष बोलते हैं सोती संस्कृति के थे, और फेयर सर्विस रोमिला थापर बोलते हैं कि ग्रामीण संस्कृति थे, और ये यहीं पैदा हुए थे और यहीं से इन्होंने क्या है हड़प्पा सभ्यता की जो है नींव डाली थी। अब मैं अभी बात कर रहा था ऊपर कि हड़प्पा का जो विकास है वो धीरे धीरे हुआ है और इसके कुछ चरण हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता के विकास के 3 जो प्रमुख चरण है वो है प्रारंभिक हड़प्पा। जैसे प्रारंभिक हड़प्पा की अगर बात की जाए तो 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, फिर आता परिपक्व हड़प्पा, जब हड़प्पा अपने पूर्णतः पीक पर थी। ठीक है, फिर आता आपका उत्तर या परवर्ती हड़प्पा यानी कि 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व तक इसका टाइम पीरियड जो है समय काल जो है आ जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्राक हड़प्पा की। प्राक हड़प्पा से पूर्व जो विशेषताएं हैं, किस तरह के लोग रहते थे, किस तरह का भोजन था, किस तरह से फिर परिपक्व हड़प्पा में कौन सा चेंज आया, फिर परवर्ती हड़प्पा या उत्तर हड़प्पा में इसका चेंज हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फिर प्राक हड़प्पा बस्तियां नवपाषाण युग तथा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के बीच का जो है वो संक्रमण का काल है। मतलब जो नवपाषाण काल की वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, नवपाषाण काल की जो हमने बात की थी, नवपाषाण के तुरंत बाद जो टाइम पीरियड जो एक समय आता है वो प्राक हड़प्पा बस्तियों का आता है, प्राक हड़प्पन लोगों का आता है। ठीक है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता प्राक हड़प्पा सभ्यताओं का निरंतर विकास का क्रम था, डेवलपमेंट कर रहे थे। जैसे आपका पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण, फिर अब हड़प्पा आ गया। अब हड़प्पा में भी 3 चरण थे। प्राक हड़प्पा में क्या है, निरंतर डेवलपमेंट हो रही है, धीरे धीरे चेंजेस जो है हो रहे हैं। जैसे आप पूरा पाषाण काल में देखते हैं, मध्य पाषाण काल में देखते हैं, फिर नवपाषाण काल में भी डेवलपमेंट हो रही है, धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ये कृषक जो बस्तियां बसने शुरू हुई 2500 ईस्वी पूर्व के टाइम पीरियड के आसपास, यानी 3200 से 2600-2500 ईस्वी पूर्व के आसपास हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो प्राक हड़प्पन जो क्षेत्र थे, जहां पर प्राक हड़प्पन बस्तियां थी, प्राक हड़प्पन लोग थे, वो था जैसे बलूचिस्तान है। ठीक है, बलूचिस्तान, मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, दम, सादात, राना गुंडई, परियोन गुंडई, नौशारा, कुली, नाम, बालाकोट। ये क्या है, प्राक हड़प्पन प्लेसेस है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राक हड़प्पन प्लेसेस कौन से हैं। ठीक है, फिर विकसित हड़प्पन प्लेसेस कौन से हैं, या फिर उत्तरवर्ती हड़प्पन या आफ्टर जो हड़प्पन जो हड़प्पा के बाद डेवलप हुए हैं हड़प्पा से और मॉडर्न प्लेसेस हैं वो कौन कौन से। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि प्राक हड़प्पन जो प्लेसेस थे वो थे जैसे मेहरगढ़ है, किली गुल मोहम्मद है, दम, सादात है, राना गुंडई है, परियोन और गुंडई है, नौशारा है, कुली नाल है, बालाकोट है। ये क्या है, प्राक हड़प्पन है। इनका जो विशेषता क्या थी कि ये निरंतर वास एवं सांस्कृतिक विकास का जो प्रमाण यहाँ पर मिलता है। मतलब ये अब सेटल्ड हो गए हैं, ये एक जगह बैठते हैं। ठीक है, एक जगह अपना गांव बसा लिया है, एक जगह कोई
बस्ती बसा ली है, घर बना लिए है, खेत बना रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, क्या कि डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब क्या है, विकसित प्रॉपर्ली सेटल्ड हो गए। जैसे वर्तमान समय में आप गाँव में देखते हो कि प्रॉपर्ली सेटल्ड आपको गाँव मिलता है, खेत मिलते हैं, खलिहान मिलते हैं, फसलें मिलती हैं, पशु मिलते हैं। तो उस टाइम भी क्या हुआ कि हड़प्पा के जो लोग हैं, प्राक हड़प्पा के जो लोग हैं, वो अब सेटल्ड होना शुरू हो गए थे, एक जगह बैठना शुरू हो गए थे। ठीक है, मेहरगढ़ प्राक हड़प्पन का सबसे प्राचीन स्थल है। सबसे पहले जो प्राक हड़प्पा में क्षेत्र खोजा गया वो था मेहरगढ़। और हड़प्पा संस्कृति की सबसे प्राचीनतम जो स्त्री मूर्ति आपको मिलती है, मिट्टी की जो मूर्ति मिलती है, वो मेहरगढ़ से मिलती है। मेहरगढ़ से एक कब्र मिलती है जो सिर रहित स्त्री की आकृति की होती है। ठीक है, ताम्र दर्पण भी मिलता है। नौशारों और मेहरगढ़ से स्त्रियों की मूर्तियां मिली है जिनके मांग में सिंदूर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि सिंदूर जो वर्तमान महिलाएं अपने स्वागत होने का लगाती हैं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से आपको देखने को मिलती है? उसकी शुरुआत आपको मेहरगढ़ से देखने को मिलती है, नौशारों से देखने को मिलती है। उसके जो सोर्सेज है हमें नौशारों से मिल जाते हैं, मेहरगढ़ से मिल जाते हैं। ठीक है, फिर एक नाल प्लेस आता है, नाल से गरुड़ आकार की मूर्ति हमें मिल जाती है। ठीक है, फिर सिंध, इसका एक और प्लेस है प्राक हड़प्पा का, तो सिंध, कोटदीजी, आमरी। ठीक है, ये भी अलग प्लेसेस है प्राक हड़प्पा के। यहाँ से क्या मिलता है कि कोटदीजी और आमरी अपने सिंधु पूर्व निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आमरी में हड़प्पा सभ्यता के शुरू होने से पहले ही अपनी बस्तियों की किलेबंदी हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब जैसे गांव बसा लिया है तो बाउंड्री वॉल, जैसे स्कूल के बाहर आप बाउंड्री वॉल देखते होंगे, गांव के बाहर कोई बाउंड्री वॉल लगाना कहाँ से शुरू हो गया था? आपका आमरी से शुरू हो गया था। ठीक है, आमरी में पुरानी सिंधु पूर्व संस्कृति और परवर्ती सिंधु सभ्यता के बीच का संक्रमण काल आपको देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर पूर्व हड़प्पा, फिर हड़प्पा कालीन और परवर्ती हड़प्पा के टाइम पीरियड में भी डेवलपमेंट के जो साक्ष्य हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर कोटदीजी, इसका एक महत्वपूर्ण प्लेस है प्राक हड़प्पन का। ठीक है, कोटदीजी वर्तमान में सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है, जिसकी खोज जो जीएस भुरिया ने की थी। और यहाँ से क्या मिलता है हमें? सामुदायिक अग्निस्थल मिलते हैं। क्या मिलता है? सामुदायिक अग्निस्थल हमारे को यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भयंकर अग्निकांड हुआ था, इसका जो अनुमान हमें मिलता है वहां पर। ठीक है, कोटदीजी से सींग वाले देवता का अंकन में मिल जाता है। ठीक है, कोटदीजी एवं आमरी सिंध के दो प्राक हड़प्पन स्थल है। ठीक है, क्या है? आमरी और कोटदीजी जो है सिंध के प्राक हड़प्पन स्थल है। अगर पूछा जाए तो ये प्राक हड़प्पन स्थल है, ना कि विकसित हड़प्पन स्थल या परवर्ती हड़प्पन स्थल। ये प्राक हड़प्पन स्थल है। क्या क्या मिला है यहाँ से? अग्नि के साक्ष्य मिल जाते हैं, अग्नि स्थल मिल जाते हैं और सिंह वाले देवता का अंकन हमें मिल जाता है। फिर कोटदीजी से और क्या चीजें मिलती है वो भी जान लेते हैं। जैसे बानागर मिल जाता है, ठीक है, कांस्य की चूड़ियां मिल जाती हैं और हथियार भी हमें वहां से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर और आमरी की बात करें, आमरी की बात करते हैं तो गेंडे की साक्ष्य हमें कहाँ से मिलती है? आमरी से मिल जाते हैं। गेंडे के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आमरी से मिल जाते हैं। फिर गोमल घाटी, ठीक है, गोमल घाटी में दो तीन चीजें हैं, रहमान ढेरी है, गुमला ही, ये भी प्राक हड़प्पन स्थल है। फिर पंजाब की बात आ गई, जैसे सरायकुला, जलीलपुर आदि सिंधु घाटी की आरंभिक ये बस्तियां हैं। ठीक है, इन बस्तियों से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो आरंभिक साक्ष्य हैं वो हमें देखने को मिलता है। फिर राजस्थान की बात करें, कालीबंगा, सोथी, ये भी प्राक हड़प्पन स्थल है। ठीक है, एक रफीक मुगल की पुस्तक आती है एंशियंट चोलिस्तान आर्कियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर, उनकी ये पुस्तकें आपको याद रखनी होगी क्योंकि प्रश्न में पूछा जा सकता है। ठीक है, कालीबंगा एक और प्राक हड़प्पन स्थल आ जाता है। तो कालीबंगा में दक्षिण पूर्व भाग में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, जौ की खेती के साक्ष्य कालीबंगा से मिल जाते हैं, दुर्गीकरण और भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिल जाते हैं। देखिए कालीबंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम और डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम मोटा मोटा आइडिया इसलिए ले कि प्राक हड़प्पन में कौन से स्थल थे। ठीक है, फिर हड़प्पन जो विकसित हड़प्पा थे उसमें कौन कौन से स्थल थे, फिर हड़प्पा उत्तरोत्तर हड़प्पा के बाद जो परवर्ती हड़प्पा के टाइम जो कौन कौन से स्थल थे, उन चीजों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्राक हड़प्पन स्थल कालीबंगा है वहां से हमें क्या मिलता है? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल जाते हैं। ठीक है, दूरबीकरण भूकंप के साक्ष्य भी मिल जाते हैं। ठीक है, हरियाणा है, जैसे हरियाणा राकीगढ़ी, बनावली, कुनाल, बालू, बिराना, सिसवाल, यहाँ से कौन कौन सी चीजें मिली है डिटेल में छोटी छोटी वीडियो बना के फिर से मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। पंजाब है, जैसे रोहिला, मसोरना है, ये भी हम हड़प्पा सभ्यता की ओवरव्यू आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्राक हड़प्पा में ईंटों, प्राक हड़प्पा में अब आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता में जो है वो ईंटों का निर्माण हो चुका था, ईंटों का निर्माण शुरू हो चुका था, ईंटें लोग बनाते थे, तो उसका जो अनुपात है 3-2-1 था। ठीक है, अब आती है परिपक्व हड़प्पा, मतलब अब जब पूर्ण रूप से हड़प्पा अपने पीक पर है, प्रॉपर हड़प्पा सभ्यता, प्रॉपर हड़प्पा सभ्यता आपकी पीक पर है, प्रॉपर हड़प्पा सभ्यता आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ क्या आता है, हड़प्पा जो प्रॉपर हड़प्पा है वो जो है पाकिस्तान प्रांत के मोंटीगेमरी जिले, वर्तमान जो शाहीवाल जिले हैं, रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रावी नदी के हड़प्पा बाएं तट पर है, दाएं तट पर है, या फिर सामने है या पीछे है। तो फिर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए तो आपने लगाना है कि बाएं तट पर। बाएं तट पर हमेशा क्या है? बाएं तट पर हड़प्पा है रावी नदी के। ठीक है, इसकी जो जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, 1921 में हड़प्पा प्लेस की बात कर रहे हैं हम। अब किसकी बात कर रहे हैं? हम हड़प्पा प्लेस की बात कर रहे हैं। हड़प्पा पर्टिकुलर जो प्लेस है, हड़प्पा टोटल सभ्यता की बात नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर जो हड़प्पा सभ्यता है, जब हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई है तो एक सभ्यता है, सभ्यता में बहुत सारी जगह आ जाती है, बहुत सारे प्लेसेस आ जाते हैं, लेकिन अब प्रॉपर हड़प्पा प्लेस की बात कर रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि हड़प्पा से हमें क्या क्या चीजें मिली है। तो 1921 में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया, या भली बात जानते हैं। ठीक है, 1926 में फिर माधव स्वरूप वत्स आए, फिर 46 में फिर मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा का विस्तृत उत्खनन किया। ठीक है, बार बार इसका उत्खनन हुआ। ठीक है, अब हड़प्पा से हमें क्या क्या चीजें मिली और हड़प्पा को क्यों इंपोर्टेंस दी जाती है? तो हड़प्पा को तोरणद्वार का नगर एवं अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। ठीक है, नगर एवं अर्ध औद्योगिक नगर, इसको दोनों रूप से कहा जा सकता है। ठीक है, हड़प्पा के 2 टीलों में, पूर्वी टीले हड़प्पा में क्या है? 2 टीले मिले हैं,
हड़प्पा में 2 टीले क्या मिले, एक तो ऐसा टीला मिला है जहाँ अपर वर्ग के लोग रहते थे और एक ऐसा टीला मिला है जहाँ पर लोअर वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है। पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया है, ठीक है। दुर्ग टीले को हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर क्या है कि हड़प्पा का जो पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ पर क्या है, 2 तरह से घरों की बनावट थी, 2 तरह से गाँवों की बसावट थी। जो गाँव है, जो प्लेस है, बस्ती है हड़प्पा, वहाँ पर क्या है 2 तरह के प्लेसेस, मतलब 2 तरह के डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एक तो अलग से जहाँ पर दुर्ग का टीला कहा जाता है, जहाँ पर घेराबंदी थी, और दूसरा था जहाँ पर घेराबंदी नहीं थी। तो 2 तरीके से द्विस्तरीय जो विन्यास है हमें देखने को, द्विस्तरीय जो बसावट है वो हमारे को देखने को मिल जाती है, ठीक है। हड़प्पा के आवास क्षेत्र में दक्षिण में एक कब्रिस्तान है जिसे कब्रिस्तान R37 या कब्रिस्तान H नाम दिया गया है, जिसका उत्खनन जो है JM कैनोयर ने किया था, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिला है, जो कब्रिस्तान R37 या कब्रिस्तान H है, यहाँ से क्या मिला है, शव काष्ठ पेटिका मिली है जो देवदार की लकड़ी की बनी है। मतलब देवदार की लकड़ियां उस टाइम यूज की जाती थी, ठीक है, देवदार की लकड़ी की बनी है। यहाँ के कंकालों में गठिया जोड़ों के दर्द की बीमारी अधिक पाई गई है। अब जोड़ों के दर्द का साक्ष्य या गठिया रोग का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है, हड़प्पा से प्राप्त होता है। ये चीज आपको याद रखनी होगी, ठीक है। फिर पिगट एक महोदय है, पिगट एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार है। उन्होंने क्या कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी है 640 किलोमीटर है। तो हड़प्पा को क्या बोला गया, जैसे आप हरियाणा और चंडीगढ़ की एक ही राजधानी, हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी चंडीगढ़ देखते हैं, उस टाइम पिगट महोदय जी क्या बोलते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो कंबाइंड राजधानी है वो क्या है, हड़प्पा है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की जो कंबाइंड राजधानी है वो हड़प्पा है, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 राजधानियां हैं सिंधु सभ्यता की, ठीक है। हाँ, गढ़ भाग के उत्तर में एक अन्य टीला मिला जिसे माउंट एब भी कहा गया है। यहाँ पर राजधानियों के बारे में थोड़ा सा और क्लियरली बता देता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता, टोटल जो सभ्यता है उसकी 2 राजधानियां क्या है, कंबाइंड राजधानियां हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। एक ही नहीं, मैं हड़प्पा की बात कर रहा था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जो है वो जुड़वा राजधानी है, कंबाइंड राजधानी है एक ही सभ्यता की। बात मान लीजिए यदि आपका यूपी की बात की जाए तो फिर बनारस भी एक राजधानी बन जाती है, या फिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ एक राजधानी बन जाती है, मतलब 2 राजधानी एक ही प्रदेश के। इसी तरह एक हड़प्पा सभ्यता थी जिसकी राजधानी क्या है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ही पिगट महोदय कहते हैं, याद करने वाली चीज है, ठीक है। अगला देखते हैं कि हड़प्पा के बारे में और क्या-क्या चीजें हमें मिलती है और हड़प्पा को कौन क्या चीज खास बनाता है। तो हड़प्पा से हमें जो अवशेष मिले हैं वो 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला तो अन्नागार। देखिए अब अन्नागार हमें हड़प्पा से मिल जाता है, ठीक है। अन्नागार, अन्नागार कहाँ पर, जहाँ पर अन्न हम रखते हैं। अन्न कहाँ रखते हैं, एक बड़ा सा हॉल है, वहाँ पर हम आज के जमाने में आप देखते होंगे, आज के मॉडर्न टाइम में भी आप आज देखते होंगे कि गाँव की जब फसल इकट्ठी होती है तो एक स्टोर रूम जिसको हम बोलते हैं, आज हमने अंग्रेजी भाषा को अपने चरित्र में डाल दिया है, भर दिया है, तो बोलते हैं कि स्टोर रूम है। लेकिन जो हड़प्पा का जो समय था वहाँ पर अन्नागार की बात होती है, ठीक है। स्टोर रूम हम अपने जो घर के होते हैं स्टोर में रखते हैं, अनाज रखते हैं, बाकी सारी चीजें रखते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हड़प्पा में वो अन्नागार मिलता है। 6-6 की 2 पंक्तियों में हमें अन्नागार मिलता है, अन्नागार का प्लेस मिलता है। अन्नागार अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर अन्नागार जो है वो अगर आप देख पाएंगे तो ये देखिए, मोहनजोदड़ो स्टेट बाथ आएगा शायद, नहीं आ पाएगा। फिर कभी मैं आपको अन्नागार दिखा दूंगा, ठीक है। अन्नागार की जो है नहीं हो पाया शायद। तो अन्नागार मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, अन्नागार मिलता है जहाँ पर अन्न रखते थे। यह अन्नागार क्या है, यह अन्नागार हड़प्पा सभ्यता के समस्त केंद्रों से मिले अवशेषों में लोथल के गोदीबाड़े के बाद सबसे विशाल है। सबसे बड़ा जो है वो लोथल का गोदीबाड़ा है। लोथल का जो डॉकयार्ड है, लोथल का जो गोदीबाड़ा है सबसे बड़ा है। ये अन्नागार यहाँ पर मिला है। तो इसका जो प्रत्येक अन्नागार की जो लंबाई चौड़ाई है 50 गुना 20 फीट है, ठीक है। और अन्नागार नगर के पश्चिम द्वार के पास है। इससे व्हीलर ने शस्त्रागार परिसर भी कहा है, ठीक है। ये बात भी आप देख लीजिए, ठीक है। हड़प्पा के सभी घरों से शौचालय मिले हैं। अब देखिए आज के टाइम पीरियड में भी हम देखते हैं कि बहुत से भारत में ऐसे लोग हैं या ऐसे फैमिलीज है जिनके पास में शौचालय नहीं है, लेकिन भारत की जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या मिलता है कि हर प्रत्येक घर में शौचालय बने थे, ठीक है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। तो हड़प्पा एक प्लेस है जिसकी हम अभी तक बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या है शौचालय के अवशेष हमें मिल जाते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के हरियु पिया नाम का समीकरण जो है हड़प्पा से किया जाता है। हड़प्पा से कुछ और विशेष बातें जो है देखने को मिल जाती है। देखिए कौन कौन सी है। हड़प्पा से हमें कर्मचारियों के आवास यानी कि जो मजदूर होते थे श्रमिक आवास मिलते हैं। पीतल की काकड़ी हड़प्पा से मिल जाती है। एक मुद्रा पर पैर में सांप दबाए गरुड़ मिल जाती है, गरुड़ की जो मुद्रा मिल जाती है, चित्रण मिल जाता है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली नरमूर्ति मिल जाती है। मार्शल ने इसे पृथ्वी माता का है, ठीक है। नर कंबंध प्रस्तर पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति मिल जाती है, ठीक है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिल जाते हैं। 2 पाषाण मूर्ति, लाल पत्थर की मानव मूर्ति और काले पत्थर की नर्तकी की मूर्ति आपको हड़प्पा से देखने को मिल जाती है, ठीक है। गेहूं तथा जौ के दाने आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक बर्तन पर बना मछुआरों का चित्र मिल जाता है, ठीक है। शंख का बैल देखने को मिल जाता है, ठीक है। धूसर पाषाण की
पुरुष नर्तक आकृति हड़प्पा से मिल जाती है। ठीक है, हड़प्पा से जो मूर्ति मिलती है, नृत्यरत जो मूर्ति मिलती है, नाचने वाली जो मूर्ति मिलती है, उसको चौरमाशा ने शिव कहा है। ठीक है, हड़प्पा से तांबे के मानवीकृत आकृति यानी कि तांबे की बनी हुई आकृति भी मिलती है। ठीक है, फिर आपका प्रसाधन मंजूषा मिल जाती है। फिर आपका कांसे का दर्पण यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थि पिंजर आपको हड़प्पा से देखने को मिल जाता है। कुत्ते का आपको कश्मीर से मिल जाता है आपका देखने को। ठीक है, और बुरझोम जो प्लेस है कश्मीर में, वहां से देखने को मिल जाता है। लेकिन जो हड़प्पा से वो कुत्ते के साथ जो बकरे को भी दफनाया जाता था। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हड़प्पा के जो लोग हैं वो बकरे को भी पालतू बना लिया था हड़प्पा सभ्यता के टाइम। ठीक है, पशुओं की हड्डियों के ढेर हड़प्पा से मिल जाते हैं। ठीक है, हड़प्पा से एच आर समाधि, 16 ताम्र भट्टियां, 6 लड़ियां के सोने के जो हार मिल जाते हैं, तांबे की मोहर मिल जाती है, 5 तांबे के कटार मिल जाते हैं, यानी कि अब तांबा प्रॉपर रूप से हड़प्पा में मिलना शुरू हो गया था। हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिल जाता है। ठीक है, तांबे का पैमाना आपको देखने को हड़प्पा से मिल जाएगा। गधे और कछुओं की हड्डियां मिल जाएगी, अन्न कूटने के चबूतरे, मुहर पर गरुड़ का अंकन, मुहर पर समारोह का दृश्य आदि हड़प्पा से मिल जाते हैं। ये चीजें याद करने लायक है, देखने लायक है, समझने लायक है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे जो है प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, हड़प्पा से कब्रिस्तान के संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा से लकड़ी का एक ताबूत भी मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वुडन कॉफिन आपको सावधान का जो मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसे विदेशी कब्र माना जाता है। इतिहासकार बोलते हैं कि विदेशी कब्र हो सकती है। ठीक है, सर्वाधिक जो अभिलेख युक्त मुहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई है, जबकि सर्वाधिक मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभिलेख युक्त मुहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ठीक है, अभिलेख युक्त मतलब जो मिट्टी की जो सेलखड़ी की जो मुद्राएं हैं जो हड़प्पा वासी बनाते थे, तो वहां पर क्या है, सर्वाधिक मुहरें जो अभिलेख युक्त मुहरें वो आपका कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है। और जबकि ज्यादा से ज्यादा बात मान लीजिए हड़प्पा से कितनी मिली है, लेख युक्त मिली है 700 मोहरें। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और मोहनजोदड़ो से मिल गई है 1500। मतलब सबसे ज्यादा जो मोहरें हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली है, और लेख युक्त जो मोहरें हैं सर्वाधिक जिसमें लेख लिखा हुआ है वो हड़प्पा से मिली है। ये आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी बात आज हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की, जिस पर हमने आज बात की। इसके हमने टाइम पीरियड की बात की, और इसमें जो एक प्लेस ओनली हड़प्पा की बात की है, मोहनजोदड़ो की बात की जाएगी, लोथल की बात की जाएगी अगली वीडियो में। ठीक है, आपका जो दूसरे चनूदड़ो है, फिर रोपर है, डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेसेस रहे हैं, जो मुख्य मुख्य प्लेस है जहाँ पर बहुत सारी हड़प्पा से संबंधित जो जानकारियां हैं वो मिली है, उसकी वीडियो में एक एक करके आप लोगों के सामने लाऊंगा। ये थोड़ा ब्रॉड जो थोड़ा आइडिया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, प्राक हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और आफ्टर हड़प्पोत्तर सभ्यता, और फिर हड़प्पा का जो पर्टिकुलर प्लेस है वहां पर हमें क्या क्या चीजें मिली, वहां पर लोग किस तरह से रहते थे, क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसकी जानकारी हमने आज ली। कुछ किताबें मैंने आप लोगों को बताई, वो भी याद करने लायक है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए द हिस्ट्री वाला, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। यदि वो यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आगे भी मैं इस तरह की वीडियो लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।